दोस्तों, आज की कहानी उस इंसान की है जिसने कलम से भी क्रांति की और विचारों से भी। वो एक बैरिस्टर थे, लेकिन उनकी नजर अदालत की चार दीवारों से आगे जाती थी। उनके अंदर केस जीतने से ज्यादा भारत की तकदीर जीतने की प्यास थी। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के चमकते हुए गलियारों से निकलकर उस मिट्टी में लौटे थे जहां लोगों के पास आजादी तो थी नहीं, पर उम्मीदें बहुत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 27 नवंबर सन 1958 को उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा, आप इस दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। वहीं 1955 में विंस्टन चर्चिल ने उन्हें एशिया का प्रकाश कहा था और इतना तक कहा कि वो गौतम बुद्ध से भी बड़ा प्रकाश हैं। ये तारीफें किसी मामूली व्यक्ति के लिए नहीं थीं, ये वही नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और फिर उसी मिट्टी पर एक नया भारत खड़ा किया। आज तक भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 बार इतने बड़े जनादेश से नहीं जीता, लगभग 45% वोटों के साथ। वो भी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो थे मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट। वो व्यक्ति जिसने लोकतंत्र की नर्सरी में एक सपनों का भारत बोया था। दोस्तों, ये कहानी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, एक करिश्माई व्यक्तित्व जिनके विचारों में विज्ञान था, जिनके सपनों में समाजवाद था और जिनके दिल में एक ऐसा भारत था जहां हर इंसान बराबर हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेहरू का व्यक्तित्व कैसा था, आजादी के संग्राम में उनका कितना गहरा योगदान था, उन्होंने एक नया भारत कैसे गढ़ा, सबसे अहम वो कौन सी वजहें हैं जिनसे आज नेहरू की नीतियों और निर्णयों की इतनी तीखी आलोचना होती है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जवाहरलाल नेहरू यूपीएससी सिलेबस के कई हिस्सों में आते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आप उन्हें जीएस पेपर 1 के 2 हिस्सों में देख पाएंगे। पहला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट, और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, नेशनल बिल्डिंग एंड नेहरूवियन पॉलिटिक्स से। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जवाहरलाल नेहरू ने वकील बनकर कोर्ट की दहलीज पर कदम तो रख दिया था, लेकिन दिल सोच रहा था कि देश की बदलती किस्मत के बारे में आगे क्या किया जाए। अगस्त 1912 जवाहरलाल नेहरू लंदन से पढ़ाई करके हिंदुस्तान लौटे और इलाहाबाद के हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू उस जमाने के सबसे अमीर वकीलों में से एक थे। उनकी मासिक आमदनी 10,000 से भी ज्यादा थी, मतलब करियर की राह पक्की थी। लोग मानते थे कि जवाहरलाल वहीं लेगेसी मेंटेन करेंगे, लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट था। नेहरू को कोर्ट्स की बहसें और लॉयर्स की पार्टियां कुछ खास रास नहीं आती थी। उन्होंने खुद माना कि उन्हें वकालत से प्रेम नहीं था। वे अदालत के बहसों से ज्यादा उस बहस में रुचि रखते थे जो देश की किस्मत बदल सकता था, यानी राजनीति। लौटकर कुछ महीने में ही उन्होंने कांग्रेस का पटना अधिवेशन अटेंड किया। उस वक्त कांग्रेस ज्यादातर मॉडरेट नेताओं का मंच हुआ करती थी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग सोचते थे कि ब्रिटिश राज से लड़ने की बजाय सुधार और सहयोग से बदलाव आएगा, पर जवाहरलाल को यह सब बहुत ऊंचा और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के तबके का आयोजन सा लगता था। उन्हें ज्यादा आकर्षित ये सब नहीं कर पाता था। ज्यादा आकर्षित करता था उन्हें रेडिकल्स यानी क्रांतिकारी धड़ा, जो बोलता था स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। नेहरू चाहते थे कि अब संघर्ष की आवाज जोरदार हो, डायलॉग नहीं टकराव की स्थिति हो, और सिर्फ राजनीतिक किताबें नहीं हकीकत में काम किया जाए। यही उनका मकसद बन गया था। उन्हीं दिनों नेहरू ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी के सिविल राइट्स मूवमेंट्स के लिए फंड जुटाने में मदद की थी। ये उनका पहला सक्रिय कदम था, अदालत से बाहर पर देश के भविष्य के लिए। हालांकि इस समय तक नेहरू जी गांधी जी से मुलाकात नहीं कर पाए थे। बहरहाल 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मौत के बाद मॉडरेटर्स की ताकत कमजोर पड़ने लगी। देश में एक नया मूड उभर रहा था, होम रूल लीग मूवमेंट का। 1916 में 2 बड़े नेताओं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के स्वराज की मांग को नई दिशा दी थी। दोनों ने अपनी होम रूल लीग्स बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू दोनों संगठनों से जुड़े थे, लेकिन ज्यादा काम उन्होंने एनी बेसेंट के साथ किया था। नेहरू जिनकी होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने थे, अब वो सिर्फ नेहरू परिवार के बेटे नहीं बल्कि भारत के युवा राष्ट्रवादी चेहरों में से एक बन चुके थे। जून 1917 में अंग्रेज सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विचार की थी।
नेहरू और उनके साथियों ने इस कार्यवाही के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस और कई अन्य संगठनों ने इसकी चेतावनी दी, अगर एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो पूरे भारत में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सितंबर सन 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। लेकिन इस आंदोलन ने एक बड़ा बदलाव लाया। ब्रिटिश सरकार को कुछ राजनीतिक रियायतें देनी पड़ी और सबसे अहम बात, जवाहरलाल नेहरू को अब एहसास हो गया कि आंदोलन का असली असर सत्ता पर दबाव डालने से आता है, केवल अपील करने से नहीं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नेहरू जी आखिर गांधी जी से कब मिले थे? तो दोस्तों, साल था सन 1916। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना था और यही अधिवेशन पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात मोहनदास करमचंद गांधी से करवाता है। लेकिन उस वक्त उनके पिता मोतीलाल नेहरू, जो खुद संविधानवाद के समर्थक थे, नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सत्याग्रह जैसी टकराव वाली राजनीति में उलझे। गांधी के सिद्धांत उन्हें भावुक लगते थे, व्यवहारिक नहीं लगते थे। लेकिन ये मुलाकात इतिहास में एक बीज बो गई, जो आने वाले वर्षों में पूरे देश के विचार को बदलने वाला था। साल आया सन 1919 और इसके साथ आया भारत के इतिहास का वो काला दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनकर आपके तो भी रेंगटे जरूर खड़े हुए होंगे। ब्रिटिश शासन ने जिस निर्ममता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, उसने मोतीलाल नेहरू जैसे संवैधानिक सुधार में विश्वास रखने वालों का भी भ्रम तोड़ दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि सुधार नहीं, अब संघर्ष ही एक रास्ता है। यही वह क्षण था जब पिता और पुत्र दोनों ही गांधी के रास्ते पर चल पड़े। फिर साल आया 1920। इस साल गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और वहीं जवाहरलाल नेहरू को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया गया था। उनके अंदर युवा ऊर्जा, जोश और प्रशासनिक क्षमता तीनों थी। इन तीनों ने मिलकर नेहरू को आंदोलन के केंद्र में पहुंचा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जल्द ही उनकी गतिविधियों को एंटी गवर्नमेंटल घोषित कर दिया और 6 दिसंबर सन 1921 को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया। ये उनकी जिंदगी की पहली जेल यात्रा थी, लेकिन आखिरी नहीं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि साल 1921 से लेकर के 1945 के बीच वो 8 बार जेल गए थे। कुल मिलाकर 9 साल से ज्यादा वक्त जेल की दीवारों के पीछे गुजारा था। फिर साल आया 1922, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो कांग्रेस के भीतर निराशा का एक माहौल बन गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की पहचान एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने लगी थी। वे 1923 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, यूनाइटेड प्रोविंसेस कांग्रेस के अध्यक्ष और इलाहाबाद के मेयर, तीनों पदों पर एक साथ चुने गए। इस युवा नेता की पकड़ अब संगठन, जनता और प्रशासन तीनों पर थी। हालांकि 1925 तक जवाहरलाल का सेक्रेटरी पद खत्म हो गया और इसी साल उन्होंने इलाहाबाद के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। कारण साफ था, स्थानीय राजनीति उन्हें सीमित करने लगी थी। उन्हें अब नगर पालिका नहीं, राष्ट्र की लड़ाई लड़नी थी। दोस्तों, नेहरू बाद के सालों में विदेशों में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। एक बार हुआ ये कि 1926 में ब्रसेल्स में आयोजित कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट्स में जवाहरलाल को भारत का प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण मिला। ये सम्मेलन उन देशों का था जो उपनिवेशवाद के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले थे। यहीं बनी लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म और नेहरू को उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुना गया। यहीं उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत को अब सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इस दौरान नेहरू ने सोवियत संघ का भी दौरा किया था। वहां उन्होंने पहली बार मार्क्सवाद को करीब से देखा। उन्हें समाजवादी विचार जैसे समानता, श्रम का सम्मान, वर्गहीन समाज आकर्षक लगने लगे थे, लेकिन वे उनके कठोर तौर तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं हुए। उन्होंने बाद में लिखा कि वे मार्क्सवाद की आर्थिक दृष्टि से प्रभावित थे, पर राजनीतिक अधिनायकवाद से वे बिल्कुल असहज थे। पर इस यात्रा ने उनके सोच की दिशा तय कर दी थी। उनके भविष्य के सारे आर्थिक विचार भारतीय परिस्थितियों में ढले हुए समाजवादी बन गए थे। दिसंबर 1927 में भारत लौटकर उन्होंने फिर से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला। अब दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर आपको थोड़ा खास ध्यान देना होगा। 1920 के दशक का उत्तरार्ध भारतीय राजनीति का वह मोड़ था जहां जवाहरलाल नेहरू धीरे धीरे गांधी की छाया से निकलकर खुद को एक वैचारिक धुरी के रूप में उभरने लगे थे। वह दौर था जब कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा अब भी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुधार की उम्मीद कर रहा था। कॉन्सेप्ट था डोमिनियन स्टेटस का, यानी ऐसा भारत जो ब्रिटेन से जुड़ा रहे पर अपने फैसले तो वो खुद ले सके,
लेकिन नेहरू का मानना था कि अब आधी आजादी से काम नहीं चलेगा, भारत को अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी विदेशी सत्ता के प्रतीकात्मक रिश्ते के। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1927 में मद्रास अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस से यह प्रस्ताव पारित करवाया कि पार्टी को अब ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से अलग होने का संकल्प लेना चाहिए। यह नेहरू का पहला बड़ा वैचारिक विद्रोह था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी उस वक्त इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। गांधी को लगता था कि भारत अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां पूर्ण स्वतंत्रता का दावा व्यावहारिक रूप से संभव हो, लेकिन बहुमत नेहरू के साथ था और प्रस्ताव पार हो गया। यह काम ऐतिहासिक था क्योंकि कांग्रेस पहली बार अपने आप को ब्रिटिश शासन से संपर्क तोड़ने के रास्ते पर लाई थी और इसी दौरान नेहरू ने कांग्रेस के भीतर एक विचाराध्यात्मक दबाव का समूह बनवा लिया था। ये थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। इसका मकसद था कांग्रेस को और अधिक उग्र, आधुनिक और क्रांतिकारी दिशा देना। ये वही लीग थी जो बाद में युवाओं के बीच समाजवादी सोच का केंद्र बनी। बहरहाल अब हमारी कहानी पहुंचती है उस जगह पर जब समय आ जाता है साइमन कमीशन का और साल था 1928। विरोध पूरे देश में हो रहा था। गांधी ने नेहरू की मांग को कुछ हद तक स्वीकार किया और एक नया प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश सरकार अगर 2 साल के भीतर भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान कर देगी। लेकिन नेहरू इस समझौते से भी असहमत थे। गांधी ने अंततः बीच का रास्ता निकाला, समय सीमा को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया। लेकिन 1929 में ब्रिटिश सरकार ने यह मांग भी ठुकरा दी और अब कोई भ्रम नहीं बचा था। भारत को अपनी आजादी खुद लेनी थी और इसी साल दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और यहीं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। फिर आई 29 दिसंबर की रात। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। यह प्रस्ताव पारित हुआ और उसी समय नेहरू ने एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया। यह था इंडियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यह था आजादी से पहले आजादी का ब्लूप्रिंट। 1929 में ही नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी रेवोल्यूशन का मसौदा तैयार किया था। इस दस्तावेज में उन्होंने इस भारत की रूपरेखा तय कर दी थी जो स्वतंत्रता के बाद बननी चाहिए थी। एक ऐसा देश जहां समानता, शिक्षा, श्रम के अधिकार, आर्थिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता हर एक नागरिक के मूल अधिकार होने चाहिए थे। फिर दोस्तों तारीख थी 31 दिसंबर सन 1929 की। आधी रात का वक्त था। जगह थी लाहौर में रावी नदी के किनारे। नेहरू ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया। यह वह अलौकिक क्षण था जिसने लाखों भारतीयों को पहली बार यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता अब कल्पना नहीं, एक वास्तविकता बन सकती है। इसके बाद पूरे भारत में कांग्रेस ने 26 जनवरी सन 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाने की अपील की। कांग्रेस स्वयंसेवकों, छात्रों, व्यापारियों और किसानों ने गांव-गांव में तिरंगा फहराया और इसी समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ कर न देने की तैयारी भी शुरू हो गई। आने वाले महीनों में यह सिविल नाफरमानी आंदोलन का रूप लेने वाला था और इसी दौर में कुल 172 भारतीय विधायकों, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया ताकि जनता को दिखाया जा सके कि अब संघर्ष किसी व्यक्ति या संगठन का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है। और दोस्तों इसी फिल्मी स्टोरी की तरह लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अप्रत्यक्ष नेता नहीं बल्कि मुख्य चेहरा बन गए। फिर 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में नेहरू के 1929 के फंडामेंटल राइट्स वाले प्रस्ताव को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पारित कर दिया। वही आगे चलकर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की आधारशिला बना। खैर, इसके बाद सन 1930 के दशक के मध्य तक दोनों के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि गांधी के बाद जो व्यक्ति इस देश की बागडोर संभालेगा वो जवाहरलाल नेहरू ही होगा। दोस्तों कुछ ही सालों बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित कर दिया। नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खुलकर गुलामी का नया चार्टर बताया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। शुरुआत में 1937 के प्रांतीय चुनावों का बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन गांधी के समझाने पर उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया और चुनाव में भाग लिया। चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, जबकि मुस्लिम लीग को भारी पराजय झेलनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस के भीतर नेहरू का समाजवादी झुकाव कई वरिष्ठ नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था।
गांधी को बार बार बीच में आकर नेहरू और अन्य नेताओं के बीच मतभेद सुलझाने पड़ते थे, लेकिन 1938 में नेहरू ने आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस उनके उत्तराधिकारी बन गए। खैर, अब आया वक्त द्वितीय विश्व युद्ध का। तो वायसराय निलिद्गो ने बिना किसी भी भारतीय प्रतिनिधि के परामर्श के भारत को ब्रिटिश पक्ष का युद्ध सहयोगी घोषित कर दिया। नेहरू ने इसका प्रबल विरोध किया और कहा कि हमें ब्रिटेन का सहयोगी बनाना चाहते हैं तो पहले हमको स्वतंत्र करो। खैर, बीच का रास्ता निकाला गया और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से 2 शर्तें रखी, युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी और संविधान सभा के गठन की अनुमति। लेकिन निलिद्गो ने इन दोनों मांगों को ठुकरा दिया। 23 अक्टूबर सन 1939 को कांग्रेस ने विरोध में अपने सभी प्रांतीय मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने मुस्लिम लीग को भी अपने साथ आने का आग्रह किया, लेकिन जिन्हा ने इनकार कर दिया। अक्टूबर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त ऑफर के जरिए भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने का अस्पष्ट वादा किया, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई। दोस्तों, अब बात है सन 1942 की, जब जापान की सेना बर्मा होते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गई तो ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत को आजादी के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव लेकर के आए थे। गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और इसे अस्वीकार कर दिया। नेहरू, जो समझौते के पक्ष में थे, वो बेहद निराश हुए, परंतु उन्होंने गांधी जी के साथ खड़े होकर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में पारित क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बाद नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद, इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें 1942 से 1945 तक कैद में रखते हुए उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई, जो आजादी के विचार और भारत की आत्मा की खोज थी। फिर 1946 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसने सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार की। प्रांतीय चुनाव हुए, संविधान सभा गठित हुई और कांग्रेस को बहुमत मिला। इसके बाद अंतरिम सरकार बनी, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान वित्त मंत्री बन गए। यही वो क्षण था जब जवाहरलाल नेहरू अब केवल गांधी के शिष्य नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के भावी नेता बन चुके थे। फिर साल 1947 आया, तारीख 15 अगस्त। भारत आजाद हो गया, लेकिन देश टूट गया था। खून से लथपथ, बंटवारे से जख्म ताजा थे। और इसी उथल पुथल के बीच नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और नेहरू ने अपना मशहूर ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी का भाषण दिया। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसी भाषण को हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने जिक्र किया था। बहरहाल, जब नेहरू देश के पीएम बने तो उनके सामने कोई तैयार नक्शा नहीं था, कोई सिस्टम नहीं, कोई ढांचा नहीं, सिर्फ सपनों का एक बोझ और उस सपने की हकीकत को बनाने की जिम्मेदारी। और यहीं से नेहरू की महानता सामने आती है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक आत्मनिर्भरता, और इसी दिशा में जवाहरलाल नेहरू ने देश की नींव रखी थी। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार किया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र समानांतर चलें, परंतु नियंत्रण सिर्फ राज्य के हाथ में रहे। इस नीति के तहत भारी उद्योगों यानी इस्पात, कोयला, बिजली और मशीन निर्माण पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। इसी दौरान सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे स्टील संयंत्र बने, जिसमें भारत की औद्योगिक वृद्धि दर 1951 से 1965 के बीच लगभग 7% तक पहुंची और देश दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गया। दोस्तों, नेहरू का लक्ष्य केवल विकास नहीं बल्कि समानतावादी समाज बनाना था। वहां वर्ग भेद खत्म हो और सामाजिक न्याय स्थापित हो। उन्होंने कहा था कि भारत की आर्थिक नीति हर असमानता को मिटाने पर केंद्रित होनी चाहिए। हालांकि जीडीपी और जीएनपी की वृद्धि दर 3.9 से 4% वार्षिक रही और आलोचकों का मत था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नीति से भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई, क्योंकि निर्यात पर ध्यान कम दिया गया। भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा 1950 के दशक के 1.4% से घटकर 1980 के दशक में 0.5% रह गया। फिर भी औद्योगिक आधार मजबूत हुआ और निर्यात की मात्रा बढ़ी।
वहीं कृषि क्षेत्र में नेहरू ने भूमि सुधारों के माध्यम से जमींदारी उन्मूलन किया, परंतु भूमि पुनर्वितरण सीमित रहा क्योंकि ग्रामीण अभिजात वर्ग कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली था। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर हरित क्रांति की नींव डाली, जिसमें 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी। हालांकि लगातार असफल मानसूनों ने खाद्य संकट भी उत्पन्न कर दिया। सामाजिक नीतियों ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनाया। IIT, IIM और एम्स और NIT जैसे संस्थानों की स्थापना कराई गई और साथ ही सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और बच्चों के पोषण हेतु मुफ्त दूध और भोजन योजनाएं शुरू की गई। समाज सुधारकों के तहत अगर देखा जाए तो 1945 से 56 में हिंदू कोड बिल्स लागू कर महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक के अधिकार दिए गए तथा जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाए रखने की अनुमति देकर उन्होंने चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से उन्होंने सभी धर्मों के नागरिकों को एक समान विवाह का अधिकार दिया था, जिसमें पॉलीगैमी प्रतिबंधित थी और तलाक व उत्तराधिकार के लिए सिविल लॉ लागू किया गया था। भाषा नीति के क्षेत्र में नेहरू ने व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया था। उनका मानना था कि भारत को अपनी भाषा चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को भी जारी रखना होगा। इसी आधार पर 1950 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया और अंग्रेजी को सहायक भाषा घोषित किया गया। हालांकि 1963 में दक्षिण भारत के हिंदी विरोधी आंदोलन के बाद नेहरू ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पारित किया, जिसमें अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा और 1967 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे स्थायी द्विभाषी नीति में बदल दिया। विदेश नीति की बात करें तो नेहरू ने गुट निरपेक्षता, एशिया अफ्रीका एकजुटता और उपनिवेशवाद विरोध को अपनी कूटनीति की धुरी बनाया और उन्होंने शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से समान दूरी रखते हुए एक तीसरा रास्ता दिखाया। वो था नॉन अलाइन मूवमेंट के संस्थापक सदस्यों के तौर पर वो खुद वहां शामिल रहे। 1955 में बांडुंग सम्मेलन और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में उनकी निर्णायक भूमिका भी थी। उन्होंने ब्रिटेन से संबंध बनाए रखते हुए 1949 के लंदन डिक्लेरेशन के जरिए भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाए रखा था। तो दोस्तों याद रखिए कि इसी सिस्टम को शून्य से बनाना हमेशा सबसे बड़ी चुनौती रहती है और नेहरू जी ने इस चुनौती का बखूबी सामना किया और इसीलिए नेहरू महान कहलाए। लेकिन हर महान व्यक्ति की यात्रा के साथ साथ विवाद भी चलता रहता है। नेहरू की नीतियों पर भी तीखी आलोचना हुई और अब नेहरू की आलोचना क्यों हुई, इस सवाल का जवाब हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें दो परतों में जाना होगा। पहली इतिहास और नीतियों की आलोचना और दूसरी राजनीतिक धारणा और प्रतीकात्मक आलोचना। दोस्तों आज के भारत में जब राष्ट्रीयता या सांस्कृतिक आधारित राष्ट्रवाद की बात होती है तो नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया जाता है। नेहरू का विचार था कि भारत का राष्ट्रवाद धर्म या परंपरा नहीं, संविधान और बहुलता पर टिका होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में एक बड़ा वर्ग मानता है कि उन्होंने भारत की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक पहचान को पीछे धकेल दिया। यानी आलोचकों का केंद्र यह है कि नेहरू ने भारत को पश्चिमी ढंग से आधुनिक बनाना चाहा, पर अपनी सभ्यता के तत्वों को नजरअंदाज कर दिया। यह बहस केवल राजनीतिक नहीं बल्कि दार्शनिक भी है। भारत को आधुनिक बनाना था, लेकिन क्या भारतीयता को कमजोर करके। 1962 का भारत चीन युद्ध आज भी नेहरू के नेतृत्व का सबसे बड़ा दाग माना जाता है। नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई के आदर्श में भरोसा रखा और चीन की मंशा को कम आंका। जब चीन ने हमला किया तो भारत बुरी तरह हारा और जनता के भीतर एक गहरा विश्वासघात महसूस हुआ। मान गया कि नेहरू ने रक्षा नीति को नजरअंदाज किया है। फॉरवर्ड पॉलिसी गलत ढंग से बनाई गई और इंटेलिजेंस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया था। आज भी जब भारत चीन सीमा विवाद की बात आती है तो लोग कहते हैं कि अगर नेहरू उस वक्त सख्त नीति का पालन करते तो आज हालत शायद कुछ और होती। ऐसे ही पीओके के मामले पर भी नेहरू की काफी आलोचना की जाती है। 1947 में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवाकर कश्मीर में घुसपैठ करवाई। उस वक्त सरदार पटेल सख्त कार्रवाई के पक्ष में थे, लेकिन नेहरू ने मामला यूएन में ले जाकर निर्णय गलत साबित कर दिया। उनका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर का मुद्दा भारत का आंतरिक मामला न रहकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। आज की राजनीति में निर्णय सबसे ज्यादा आलोचित है क्योंकि इससे दशकों तक भारत को राजनयिक दबाव झेलना पड़ा था और वहीं आर्थिक योजना में भी नेहरू को सवालों के घेरे में रखा गया था। नेहरू का आर्थिक मॉडल था मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी।
इसमें राज्य का नियंत्रण बड़ा था, निजी क्षेत्र सीमित था। उनका उद्देश्य था गरीबी कम करना और समानता बढ़ाना, लेकिन नतीजा हुआ लाइसेंस राज, लाल फीताशाही और धीमी वृद्धि। 1950 से 1970 के बीच भारत की औसत वृद्धि दर 3.5 के आसपास ही रही, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है। आलोचकों का कहना है कि अगर नेहरू ने अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका पहले स्वीकार कर ली होती तो आज भारत आर्थिक रूप से कहीं आगे होता। उनकी राज्य नियंत्रित नीति ने निजी उद्योगों और उद्यमिता को दबा दिया। हालांकि नेहरू ने देश को विज्ञान और शिक्षा में आगे बढ़ाया। IIT, IIM, एम्स, परमाणु ऊर्जा, इसरो जैसी संस्थाओं की नींव रखी, लेकिन वे औद्योगिक रोजगार सृजन का पर्याप्त ध्यान नहीं रख पाए। परिणाम यह हुआ कि भारत ने एलिट एजुकेशन तो पाया, लेकिन मास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं। यानी उच्च वर्ग को आधुनिकता मिली पर निचले वर्ग को रोजगार नहीं। यह असमान विकास आज भी भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की जड़ है। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि आजादी के बाद जो नैरेटिव बना वो ज्यादातर नेहरू और गांधी केंद्रित रहा। अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह और उनके योगदान को सीमित रूप से प्रस्तुत किया गया। आज की पीढ़ी को ये एक तरफा इतिहास लगता है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि नेहरू ने इतिहास को अपनी दृष्टि से लिखा और बाकी नेताओं की जगह कम कर दी। हालांकि इसका सीधा प्रमाण तो नहीं है, ये नेहरू का व्यक्तिगत निर्णय था, पर यह धारणा अब भी गहरी पैठ जमा चुकी है। आधुनिक भारत के निर्माण में पटेल और नेहरू दोनों की भूमिका थी। पटेल ने 565 के आसपास रियासतों को भारत में मिलाया था, जबकि नेहरू ने संस्थागत ढांचा बनाया। लेकिन आज की राजनीति में पटेल को अंडररेटेड और नेहरू को ओवररेटेड दिखाया जाता है। लोग कहते हैं अगर देश पटेल के नेतृत्व में होता तो भारत ज्यादा मजबूत होता। यह विचार अब एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है, जहां नेहरू को एलीट और पटेल को ग्राउंडेड लीडर के रूप में दिखाया जाता है। नेहरू की आलोचना एक और पहलू है कि नेहरू में भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता बनाया गया था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस नीति ने भारत को ना तो अमेरिका का तकनीकी समर्थन दिखाया है, ना सोवियत ब्लॉक का पूरा फायदा। परिणाम, भारत रणनीतिक रूप से बीच में अटका रहा। आज की दृष्टि से जब देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान सभी के साथ साझेदारी कर रहा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या नेहरू का गुट निरपेक्षता का आदर्शवाद उस दौर में व्यवहारिक था? लेकिन दोस्तों, नेहरू को आज चाहे जितनी आलोचना मिले, उनकी भूमिका भारत के निर्माण में अद्वितीय रही है। उन्हें उनकी आलोचना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। वो ऐसे समय में देश चला रहे थे जब संसाधन सीमित थे, विभाजन का घाव ताजा था, लोकतंत्र एक नया प्रयोग था। नए प्रयोग में गलतियां होना बेहद लाजमी होता है, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी, जैसे संविधान, वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो अब भी भारत की मजबूत रीढ़ हैं। आज जब इतिहास की नजर से उन्हें देखा जाता है तो यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि नेहरू अति आदर्शवादी थे या अति आधुनिक, लेकिन यह तय है कि उन्होंने भारत की दिशा दी थी और सोच दी थी और एक नई पहचान दी थी। आज हम सब नेहरू के निश्चित तौर पर आभारी हैं। इस विषय में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि अगले कार्यक्रम में आप किस शख्सियत को देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप देश सेवा IAS, IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर, जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन।
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studiiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।